बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फैज़ान मलिक आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर केमिस्ट्री की क्लास में आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वही प्रॉपर्टीज़ एंड फीचर्स ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से है, जो आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने इसकी कुछ दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम वहीं से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स और उन के ऊपर असरअंदाज होती है, किस तरह से कंपाउंड पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स, एक ग्रुप में एलिमेंट्स में मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस पाया जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सारी बातें आप लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ी थी। आज हम आगे स्टार्ट करेंगे। थर्ड या सेकंड जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? हल पजीरी। हल पजीरी क्या मतलब कि किसी भी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के अंदर हल हो जाना, इसको क्या कहते हैं आप लोग? सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी का एक रूल है लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक मतलब एक जैसे अपने जैसों को ही अपने अंदर क्या करते हैं? हल करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ही हल हो सकेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर हल हो सकेंगे। ठीक है, यानी एक जैसे कंपाउंड्स एक जैसे अपने जैसे ही सॉल्वेंट्स के अंदर हल हो सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हल करना चाहेंगे तो वो कभी भी उसके अंदर हल नहीं हो सकेंगे। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो अपना किरदार अदा करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हल करने के अंदर। ठीक है, तो कुछ हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं, सारे नहीं हो सकते लेकिन कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स सॉल्वेंट्स के अंदर हल हो सकते हैं। लेकिन उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह से सॉल्युबिलिटी मैटर करती है ऐसे कंपाउंड्स के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखते हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सब्सटेंसेस व्हिच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर। ऐसे सब्सटेंसेस जो एक दूसरे के साथ क्या बना सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं। आर हाईली सॉल्युबल इनटू ईच अदर। वो एक दूसरे के अंदर हाईली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो वो सब्सटेंसेस जो एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं, चाहे वो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, एक दूसरे से एक जैसे नहीं है, डिफरेंट हैं, तो तब भी वो एक दूसरे के अंदर हाईली सॉल्युबल हो सकते हैं। एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पर वाटर की, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल आप इसको कहते हैं। ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स आर सॉल्युबल विद ईच अदर। एक दूसरे के अंदर आसानी से हल हो सकते हैं। जैसे कि हम एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं CH3CH2OH। ये आपके पास क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल हो गया सारा। C2H5 यानी 2 कार्बन्स हैं, 5 हाइड्रोजन्स हैं और एक OH है साथ, C2H5 हो गया। जबकि दूसरी तरफ आपके पास क्या है? वाटर का एक मॉलिक्यूल है। तो क्या होता है? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ कार्बन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। दूसरी तरफ ये ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन्स पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब क्या होगा? ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, ठीक है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यही होती थी कि एक मॉलिक्यूल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है, दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो ये दूसरा मॉलिक्यूल है, उसके पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम, तो ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इनके दरमियान क्या होगी? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी, जिसको आप क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब ये वाटर का मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, जिसकी वजह से ये आपस में क्या हो जाते हैं? मिक्सेबल हो जाते हैं। दूसरे अल्फाज में आप इसको सॉल्युबल भी कहते हैं। उसके बाद लार्जर अल्कोहल्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। लार्जर अल्कोहल्स का क्या मतलब है? कि ये आपके पास C2H5OH ये एक अल्कोहल है। अल्कोहल कैसे होता है? कि किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ एक OH ग्रुप अटैच हो जाए तो वो अल्कोहल बन जाता है। अब लार्जर अल्कोहल का क्या मतलब है? कि बड़े अल्कोहल्स, ऐसे अल्कोहल जिनके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, जिनके स्ट्रक्चर्स, जिनके मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होंगे। तो OH C2H5 यानी इसके अंदर 2 कार्बन हैं। अगर ऐसा अल्कोहल आपके पास हो जिसके अंदर 10 कार्बन हों तो वो क्या हो जाएगा? C10 यहाँ पर हो जाएगा।
हाइड्रोजन्स भी इंक्रीज हो जाएंगे साथ में OH, तो वो भी अल्कोहल होगा, ये भी अल्कोहल है, लेकिन ये छोटा अल्कोहल है, वो बड़ा अल्कोहल होगा। बड़े अल्कोहल्स वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते क्योंकि वो नॉन पोलर नेचर रखते हैं, जबकि छोटे अल्कोहल्स कुछ हद तक पोलर नेचर रखते हैं, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर आसानी से हल हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। जबकि बड़े अल्कोहल्स जो होंगे, ऐसे अल्कोहल जिनके अंदर कार्बन एटम्स की क्वांटिटी या तादाद बहुत ज़्यादा होगी, बहुत बड़ी बड़ी होगी, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, हाईली, ठीक है, उनके बहुत हाई बड़े लार्ज स्ट्रक्चर्स होंगे, तो वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं हो सकेंगे। इसी वजह से हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है इस बात को कि लार्जर अल्कोहल्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? ड्यू टू नॉन पोलर नेचर ऑफ बिगर हाइड्रोकार्बन चेन, क्योंकि इनकी चेन क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और ये नॉन पोलर नेचर रखते हैं और बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी सॉल्युबिलिटी थी। एक और पॉइंट है हमारे पास सॉल्युबिलिटी के हवाले से, सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनका फार्मूला RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फार्मूला होता है, ये भी वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। वो किस तरह से? RC डबल बॉन्ड O, एक ये O और ये OH, RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला है। उसी तरह से यहाँ पर वाटर का, तो ऑक्सीजन आपको पता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये वाटर के साथ क्या कर लेता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम कर लेता है, जिसे आप क्या कहते हैं दूसरे अल्फाज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी वाटर के अंदर सॉल्युबल हो सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। इसके बाद हाइड्रोकार्बन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि हाइड्रोकार्बन ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बल्कि मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं इनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जबकि पानी क्या होता है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हाइड्रोकार्बन्स पानी के अंदर हल नहीं हो सकते क्योंकि आपने सॉल्युबिलिटी के लिए एक रूल पढ़ा है जिसे आप कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर हल होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर हल होंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, पानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये उसके अंदर हल नहीं हो सकते। लेकिन चंद एग्जाम्पल्स, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं, उनके अंदर सॉल्युबिलिटी पॉसिबल हो सकती है। वो किस वजह से होती है वो भी हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पॉसिबल हो सकती है। अदरवाइज हाइड्रोकार्बन्स पानी के अंदर इनसॉल्युबल रहते हैं, सॉल्युबल नहीं होते। दूसरे नंबर पर आ जाती है हमारे पास इसके बाद क्लींजिंग एक्शन। क्लींजिंग एक्शन क्या होता है कि आपके लोगों के कपड़ों के ऊपर दाग वगैरह लग जाते हैं, उनको आप धोते हैं। धोते किस चीज़ से? सोप्स वगैरह से, साबुन से, डिटर्जेंट से। डिटर्जेंट्स आप सर्फ को कहते हैं, जो आप लोगों के सर्फ एक्सल इश्तिहार देखते रहते हैं, एक्सप्रेस पावर और इस तरह के, और बोनस हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे डिटर्जेंट्स हैं, इनको डिटर्जेंट्स कहते हैं। इनकी मदद से ये भी दागों को किस तरह से निकाल लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से निकालते हैं कपड़ों में से। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल। ठीक है, अब सोप हो गए या फिर डिटर्जेंट्स हो गए, उनके मॉलिक्यूल्स 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। पहला हिस्सा क्या होता है आपके पास? लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल। पहला हिस्सा क्या होगा? ये उसके पहले हिस्से में एक लंबी नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स की टेल होगी। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होंगे जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होंगे। और दूसरा हिस्सा कौन सा होगा? एंड ए पोलर एनाइन हेड। और दूसरे हिस्से में क्या होगा? उसका एक हेड होगा जिसको क्या कहेंगे? पोलर। जो पोलर होगा, पोलर मीन्स कि उसके अंदर पोल्स होंगे। कौन सा पोल होगा? एनाइन। एनाइन वो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो आपके पास जो सोप्स होंगे, डिटर्जेंट्स होंगे, उनके 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा लॉन्ग टेल होगी, फर्ज कर ले हम उसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं कि एक हिस्सा क्या होगा? लॉन्ग टेल। ठीक है, और ये क्या होगा आपके पास? नॉन पोलर टेल। और दूसरी साइड पर उसका क्या होगा? एक हेड बना लें जो क्या होगा आपके पास? पोलर। ठीक है, नॉन पोलर टेल एंड पोलर हेड, 2 हिस्से होंगे सोप्स और डिटर्जेंट्स के। अब ये किस तरह से काम करते हैं? वाटर के अंदर हेड इज स्टेबलाइज्ड बाय मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद H2। आपको पता है कि पानी जो है ये नेगेटिवली चार्ज है। वाटर का एक मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब एनाइन हेड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, वो जैसे पानी के अंदर जाएगा वो पानी के पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा तो ये पानी के साथ मुकम्मल तौर पर अटैच हो जाएगा, जबकि ये टेल नॉन पोलर होने की वजह से पानी के अंदर हल नहीं होगी और पानी से आउट बाहर ही रहेगी। अब देखें हम, वाटर हेड इज स्टेबलाइज्ड, हेड स्टेबल हो जाता है बाय मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद H2O, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के। वाइल नॉन पोलर टेल, जबकि नॉन पोलर टेल क्या होती है? रिमेन्स आउटसाइड H2O,
ठीक है, पानी से बाहर रह जाती है बिकॉज इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये पानी के साथ हल नहीं हो सकती। अब ज़्यादातर आप लोगों के जो आप लोगों के कपड़े मैले हो जाते हैं, वो जो मटेरियल होता है, जो मैल ऊपर होता है, ज़्यादातर ग्रीसेस भी हो सकती हैं, उसके अंदर ऑयल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा मटेरियल जो होता है वो होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो कि नॉन पोलर नेचर रखते हैं। आपके पास ये जो टेल है ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है और नॉन पोलर नेचर रखती है। तो ये क्या करती है, टेल कपड़ों के ऊपर लगी हुई वो जो मैल होता है, गंदगी होती है, उनको अपने साथ अटैच कर लेती है, यानी उनके साथ बॉन्डिंग कर लेती है, मजबूत बॉन्डिंग। तो जैसे ही हम पानी कपड़ों से निचोड़ते हैं तो पानी के साथ डिटर्जेंट्स का हेड जाता है और हेड के साथ अटैच हुई भी होती है टेल के साथ अटैच हुआ होता है मैल। तो मैल जो है कपड़ों को छोड़कर डिटर्जेंट की टेल के साथ अटैच होकर बाहर चला जाता है, जो जिसको आप बाद में ज़ाया कर देते हैं। इस तरह से आप लोगों के कपड़े जो हैं वो साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो ये एक अनदर एप्लीकेशन थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। उसके बाद आगे एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गई है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फूड मटेरियल्स के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, यानी वो कंपाउंड्स जो लाइफ से रिलेटेड होते हैं और फूड मटेरियल्स के अंदर किस तरह से इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा करती है, किस तरह से इंपॉर्टेंट है। अब देखें, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर स्टेबलाइज्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो स्टेबल हो जाते हैं, किस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब बड़े प्रोटीन किस तरह से बनती है? प्रोटीन छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स के आपस में मिलने से बनती है, छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स के आपस में मिलने से। जैसे कि आपको ये एक मॉलिक्यूल नज़र आ रहा होगा इस तरह का, ये वाला मॉलिक्यूल, ये एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन और साथ में हाइड्रोजन जुड़ी हुई होती है। अब ये नाइट्रोजन दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ी हुई है, तो इसी तरह से ये आगे चलती जाएगी चेन, और ये वाली चेन आगे चलती जाएगी। छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलकर बड़े बड़े चेन स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, जिसको आप प्रोटीन्स कहते हैं। अब ये प्रोटीन्स अपने आप को स्टेबलाइज कैसे करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब देखें, आपने कहा था कि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव है, और हाइड्रोजन पर हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ वाली ऑक्सीजन पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ वाली हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या बन जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखें, एक हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन, तो ये यहाँ पर क्या कर लेंगे? आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये यहाँ पर क्या कर लेंगे? आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से नीचे एक और चेन होगी, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए स्टेबल हो जाएगी। नीचे एक और चेन होगी, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए स्टेबल हो जाएगी। यानी आप ये समझ लें कि ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल की चेन है, ये दूसरे प्रोटीन मॉलिक्यूल की चेन है, और ये तीसरे प्रोटीन मॉलिक्यूल की चेन है। तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए होते हैं, टूटते नहीं हैं। तो ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हेलिकल स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कि वो आप इस तरह से ये देखेंगे, एक हेलिक्स बन गया, ये दूसरा हेलिक्स बन गया, और ये इस तरह से तीसरा हेलिक्स बन गया। इसी तरह से ये हेलिकल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, जिसको आप हेलिक्स कहते हैं, ठीक है। और ये राइट हैंडेड भी हो सकते हैं, लेफ्ट हैंडेड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है? स्टेबल करके रखती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है, इसके अंदर एक थोड़ी सी और थ्योरी है, वो आप लोगों ने पढ़ लेनी है, बहुत ईजी है। उसके बाद डीएनए अकर्स इन सेल्स कंसिस्ट ऑफ 2 स्पाइरल चेन्स। अब देखें, ये एक अच्छा स्पाइरल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डीएनए सेल्स के अंदर जो मौजूद होती है वो किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है? 2 स्पाइरल चेन्स पर, विच आर कॉइल्ड अबाउट ईच अदर टू फॉर्म डबल हेलिक्स, ठीक है। अब डीएनए के अंदर कुछ इस तरह की चेन्स होती हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए, आपको पता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं उसको, सेल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये रखता है अपने अंदर। तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। हेलिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और ये डबल हेलिक्स से क्या मतलब है कि ये सिंगल हेलिक है, और डबल हेलिक कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर इनके कुछ प्रोटीन्स होती हैं अटैच, हर हेलिक्स में ये क्या होती हैं? आमने सामने प्रोटीन्स अटैच होती हैं, जिसे आपने शायद बायो के अंदर पढ़ा होगा 10th की, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन। तो ये प्रोटीन्स जो हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से ही जुड़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से ये 2 डिफरेंट हेलिक्स जो हैं आपस में अटैच होकर रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डीएनए के अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी क्या करते हैं? आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही आपस में मजबूती से जुड़कर रहते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी मजीद जो एप्लीकेशंस रह गई हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।